हेलो एवरीवन, आज हम यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हाल ही में जीटीसी एग्जाम हुआ था, यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर को आज एनालिसिस करने जा रहा है। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 120 क्वेश्चन है, जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारा जीएस पेपर रहता है और क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक हमारा बॉटनी पेपर रहता है। तो इस वीडियो में आज हम बॉटनी पेपर को एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ऐसे ही वीडियोस रोज पाने के लिए, रेगुलरली पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका मेंटर विनोद परिड़ा। चलते हैं पहले क्वेश्चन यानी कि 31 से हमारा बॉटनी क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो बॉटनी क्वेश्चन 31 का शुरू करते हैं। पूछा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ हमें मैचिंग करवाना है। तो देखिए लिस्ट 1 में न्यूक्लियस दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। लिस्ट 2 में प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डीएनए सिंथेसिस। चलते हैं देखते हैं। न्यूक्लियस हमारा क्या करता है, हमारा डीएनए सिंथेसिस करता है, यानी कि A4 हो गया। तो ऑप्शन कोड्स में देखिए, कोड में सब ABCD में सब कोई यूनिक है, कोई भी मतलब कंफ्यूजिंग वाला नहीं है। यानी कि हम एक का भी निकाल लिए तो पूरा हमारा आंसर निकल आया। यानी कि यहाँ पे मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि मेरा A4 के साथ मैचिंग हुआ तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आ गया। फिर भी हम लोग बाकी चीज़ को भी क्लियरली देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है रेस्पिरेशन करवाना। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करवाना। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। तो मैच करते हैं। तो ए हो गया 3, ए हो गया सॉरी 4, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया रेस्पिरेशन यानी कि B3, ठीक है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट C2 हो गया, ये भी ठीक है। राइबोसोम D1 हो गया, ये भी ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन है 31 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पे पूछा है आरएनए मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए व्हिच टेक्निक, कौन सा टेक्निक को यूज किया जाता है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग या ईस्टर्न ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग या ब्लॉट भी दोनों ही कह सकते हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को, एक डायरेक्शन से समझा दूं। ये रहा साउथ, ये रहा नॉर्थ, ये रहा वेस्ट और ये रहा ईस्ट। याद रखिए सदर्न में डीएनए को ब्लॉट किया जाता है, डीएनए ब्लॉटिंग, ठीक है। सदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए को एनालिसिस या फिर आइडेंटिफाई किया जाता है। नॉर्दर्न में हमारा आरएनए को किया जाता है। उसके बाद वेस्टर्न में हमारा प्रोटीन को किया जाता है, प्रोटीन। और हमारा ईस्टर्न में पोस्ट प्रोसेसिंग, पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन का जो होता है उसको किया जाता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन को जो किया जाता है उसको किया जाता है। याद रखिएगा नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, इस हिसाब से आप समझिए। पहले साउथ से नॉर्थ, उसके बाद नॉर्थ से वेस्ट, उसके बाद वेस्ट से ईस्ट, इस तरह से जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो सेंट्रल डॉगमा है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन के बाद प्रोटीन का ट्रांसलेशनल, पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस जो होता है। इस हिसाब से अगर आप समझेंगे तो ये डायरेक्शन भी याद रहेगा और कौन सा ब्लॉटिंग किस बायोमोलिक्यूल के लिए यूज होता है आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। सो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सदर्न यूज होता है डीएनए के लिए, नॉर्दर्न यूज होता है आरएनए के लिए, वेस्टर्न यूज होता है प्रोटीन के लिए, ईस्टर्न यूज होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस ऑफ प्रोटीन के लिए। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। तो इसका जो आरएनए मॉलिक्यूल दिया है यानी आरएनए हमारा हो गया नॉर्दर्न, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है कैंट्रेंसिया स्टेज इज फाउंड इन बाट्राकोस्पर्मम, पॉलीसाइपोनिया, कारा, यूलोथ्रिक्स। सो इसका राइट आंसर है बाट्राकोस्पर्मम। बाट्राकोस्पर्मम में हमें कैंट्रेंसिया स्टेज देखने को मिलेगा। अभी ये कैंट्रेंसिया स्टेज क्या है? ये है बाट्राकोस्पर्मम का जुवेनाइल स्टेज। याद रखिएगा जुवेनाइल स्टेज होता है। जुवेनाइल यानी कि जो वेजिटेटिव वाला स्टेज होता है, यंग स्टेज होता है। क्योंकि ये एक आल्गी की तरह दिखता है, कैंट्रेंसिया आल्गी, इसीलिए इसका नाम दिया गया कैंट्रेंसिया स्टेज। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सिचुएटेड इन पायरोल रिंग ऑफ क्लोरोफिल ए। मैं ये सबको हटा दूं। हाँ, तो पूछा है पायरोल रिंग का जो क्लोरोफिल ए का जो पायरोल रिंग है, इनमें से कौन सा एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होता है या फिर सिचुएटेड होता है? सोडियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम या फिर मैग्नीशियम। सो राइट आंसर इज मैग्नीशियम। देखिए पायरोल रिंग का बोल रहा है, मैं अगर थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँ स्ट्रक्चर को, बीच में जो कोर एलिमेंट होता है क्लोरोफिल का वो होता है मैग्नीशियम। उसको घेरे हुए 4 टेट्रा पायरोल रिंग जो घेरे हुए रहते हैं वो इस तरह से होते हैं। जो ये रहा 4 रिंग रहते हैं जो पोरफायरिन हेड बनाता है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इस तरह से नंबरिंग होगा। और फोर्थ में एक लंबा 20 कार्बन का चेन लगा हुआ रहता है जो कि हमारा फोर्थ रिंग में अटैच हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए बोला है कि पायरोल रिंग में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। ये पूरा हमारा रिंग हो गया पोरफायरिन हेड, ये हो गया पोरफायरिन
हेड, और ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार हमारे पायरोल रिंग हो गए। लेकिन पायरोल रिंग का नहीं, मतलब पायरोल रिंग में हमारा नाइट्रोजन अटैच हुआ रहता है मैग्नीशियम से। याद रखिए, ये जो नाइट्रोजन है ये अटैच हुआ रहता है मैग्नीशियम से, लेकिन नाइट्रोजन तो ऑप्शन में है ही नहीं। हमारा सोडियम दिया है, नाइट्रोजन नहीं दिया है, इस वजह से हमारा मैग्नीशियम होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। पूछा है स्ट्रेस हार्मोन इज, स्ट्रेस हार्मोन इनमें से कौन सा है? ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, जिबरलिन, साइटोकाइनिन। सो स्ट्रेस हार्मोन हमें सबको मालूम है, एबीए इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, बिकॉज जब भी स्ट्रेस कंडीशन यानी ड्रॉट कंडीशन वगैरह आता है तब एबीए क्या करता है, स्टोमाटा को क्लोज कर देता है ताकि एक्सेस ट्रांसपिरेशन ना हो सके और प्लांट सर्वाइव कर पाए। एबीए को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, या फिर इसको एंटी ट्रांसपिरेंट भी कहा जाता है। याद रखिए, ये भी एक आंसर है, एंटी ट्रांसपिरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट और भी है, पीएमए बोला जाता है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट को भी एंटी ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम हम सबको मालूम है, हमने इसको 12th में भी देखे हैं। डाउन सिंड्रोम को कहा जाता है मंगोलिज्म। ठीक है, मंगोलिज्म क्यों? क्योंकि ये जो सिंड्रोम जिसको भी होता है वो सब मंगोलियन इडियोसिक होते हैं, या फिर मंगोलिज्म मतलब मंगोलियन रेस की तरह दिखते हैं। मतलब आप लोग ऐसा मान के चलो, जहाँ कहीं पे भी वो एक इंसान हो जिसको डाउन सिंड्रोम हो, वो चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, चाइना में, जहाँ पे भी हो, अगर उसको डाउन सिंड्रोम हुआ तो उनके लगभग अपेयरेंस लगभग सिमिलर ही होंगे। और इस प्रकार का डिजीज को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। और इनको इसको डिस्कवर किसने किया था? लैंगडन डाउन ने, लैंगडन डाउन ने। ठीक है, लैंगडन डाउन ने, इसलिए उनके नाम पे दिया गया है डाउन सिंड्रोम। या फिर इसको मंगोलिज्म भी कहा जाता है, या फिर मंगोलियन इडियोसी भी बोला जाता है। तो इसमें पूछा है कि ये किस वजह से होता है? क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन, जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से, या फिर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की वजह से, नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोजोम की वजह से, या फिर लिंक्ड जीन की वजह से। इसका राइट आंसर है नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोजोम के वजह से। और ये क्यों होता है? ये होता है 21st क्रोमोजोम में हमें ट्राइजोमी देखने को मिलता है, वजह से, ट्राइजोमी के वजह से होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 क्रोमोजोम आ जाता है, 21 पेयर में 3 क्रोमोजोम हो जाते हैं, जिसके वजह से ये सीवियर डिजीज हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रेफर्स टू माइक्रो न्यूट्रिएंट? ठीक है, माइक्रो पूछा है, नॉट मैक्रो। माइक्रो मतलब ट्रेस एलिमेंट हो गया। ट्रेस एलिमेंट कौन कौन है? ट्रेस एलिमेंट में हमारा आते हैं बोरॉन, मैंगनीज, उसके बाद जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। देखते हैं इनमें से कौन सा है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ये तो नहीं है, ये तो हमारा माक्रो हो गए। कैल्शियम एंड पोटेशियम हो गया हमारा, यहाँ पे भी ये भी नहीं है। उसके बाद क्लोरीन एंड मोलिब्डेनम ये आ गया, ये हो गया मोलिब्डेनम, ये हो गया क्लोरीन, तो ये वाला राइट आंसर होगा। और कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम ये वाला भी नहीं है। तो ये जो तीनों के तीनों मैंने जो स्ट्राइक आउट किया है, ये सब के सब हमारा माक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा ग्रुप है माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म इंक्लूडेड ओनली फॉसिल? इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ फॉसिल ही प्रेजेंट है? मतलब वो सारे के सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। साइकाडल्स में तो अभी भी साइकास प्रेजेंट है, कोनिफरल्स में तो अभी भी पाइनस प्रेजेंट है, जिंकोल्स में तो सिर्फ एक ही स्पीसीज प्रेजेंट है जिसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है, क्या है? जिंको बाइलोबा। लेकिन जो साइकाडोफिलिकल्स है, इसके सारे ग्रुप मेंबर्स सभी के सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अभी इनके सिर्फ फॉसिल फॉर्म ही मिल रहा है स्टडी के लिए। सो ये होगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है द रीजनरेशन ऑफ ए कंप्लीट प्लांट फ्रॉम ए टिश्यू ऑफ ए प्लांट, टिश्यू ऑफ ए पार्ट ऑफ द प्लांट इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन? इनमें से बोल रहा है कि कौन सा फेनोमेनन में पूरा कंप्लीट प्लांट रीजनरेट होने का पोटेंशियल रहता है फ्रॉम ए टिश्यू, या फिर कोई एक पार्ट ऑफ द प्लांट में से। सो उसको क्या कहते हैं? टिश्यू ग्राफ्टिंग कहते हैं उस फेनोमेनन को, या फिर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, या फिर जीन टैगिंग, या फिर टोटिपोटेंसी। ये तो सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी क्या है? ये प्लांट में पाए जाते हैं। मैं एक चीज रिपीट कर दे रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है। प्लांट में, एनिमल में टोटिपोटेंसी नहीं देखने को मिलता। प्लांट में आप कोई भी सेल ले लीजिए, कोई भी टिश्यू ले लीजिए, कोई भी ऑर्गन ले लीजिए, वहां से आप लोग चाहो तो पूरा प्लांट को, होल प्लांट को रीजनरेट कर सकते हो। उस प्रोसेस को ही कहते हैं टोटिपोटेंट सेल। उस सेल को कहते हैं जहां से पूरा प्लांट रीजनरेट होता है, उसको टोटिपोटेंट सेल कहते हैं, या फिर टोटिपोटेंसी ऑफ दैट सेल।
ठीक है, ये सिर्फ प्लांट में ही रेस्ट्रिक्शन है। बाकी प्लूरिपोटेंटी ये सब हमारा, मल्टीपोटेंट ये सब एनिमल सेल में भी, एनिमल टिश्यू कल्चर में भी देखने को मिलता है, लेकिन जो टोटिपोटेंसी है ये हर एक तरह का सेल को रीजनरेट कर सकते हैं। इस वजह से पूरा प्लांट बन जाता है। सोचिए जरा प्लांट कितने तरह के सेल से बना हुआ रहता है। उसके बाद पूछा है क्वेश्चन नंबर 40 में, क्रांज एनाटोमी इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ। क्रांज एनाटोमी हमें मालूम है C4 प्लांट, C4 प्लांट का एक यूनिक फीचर है, C4 प्लांट का यूनिक फीचर है, यानी कि C4 प्लांट्स में हमें क्रांज एनाटोमी देखने को मिलता है। तो इनमें से कौन से लीव्स में, मतलब कौन से प्लांट, कौन से C4 प्लांट का लीव्स में क्रांज एनाटोमी देखने को मिलता है? साकारम, काजुआरिना, नेरियम, टाइफास। और राइट आंसर इज साकारम, यानी कि हमारा सुगर केन। इसके अलावा मैं और कुछ एडवांस दे दूं और कुछ एग्जांपल, सुगर केन हो गया, ये एक C4 प्लांट है। उसके बाद मिलेट, मिलेट में जितने प्लांट आ गए वो भी सब C4 प्लांट है। उसके बाद हमारा सोरगम हो गया, ये भी एक C4 प्लांट है। उसके बाद हमारा अमरंथस हो गया, अमरंथस ये भी एक C4 प्लांट है। उसके बाद हमारा यूफोरबिया हो गया, ये भी हमारा एक C4 प्लांट है। मतलब ये सब हमारे C4 प्लांट में आते हैं। मेज, मेज और एक प्लांट C4 प्लांट है। ज़्यादातर हम ये कंसिडर करेंगे जितने मोनोकॉट है, मैक्सिमम मोनोकॉट, जैसे कि सुगर केन हो गया, मतलब सुगर केन, साकारम जो हो गया, मेज हो गया, ये सब हमारे किस में आते हैं? मोनोकॉट में। और ये C4 प्लांट के एग्जाम्पल है जिनमें क्रांज एनाटोमी, स्पेशल क्रांज एनाटोमी पाया जाता है। जो क्रांज एनाटोमी जानते हैं, बंडल स्थित सेल में जो हमारा पूरा घेरे हुए कुछ क्रांज लाइक अरेंजमेंट को, बंडल स्थित सेल में जो क्रांज लाइक अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है उसको क्रांज एनाटोमी कहते हैं। ठीक है, क्रांज यानी कि रीथ लाइक। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इज। इंडिया में जो फर्स्ट बायोस्फीयर एस्टेब्लिश हुआ था उसका नाम क्या था? नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसको फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल इज फाउंड इन लिलियासी, पापाभरासी, रामियासी, फाबासी। सो राइट आंसर इज पापाभरासी। पापाभरासी यानी कि ओपियम पोपी, नाम तो सुने होंगे, जिससे मॉर्फिन ऑब्टेन किया जाता है। ओपियम, ओपियम पोपी, पापाभोर सोमनीफेरम पोपी, डबल पी होगा। हाँ, ओपियम पोपी। इसमें क्या होता है ना, अगर आप इसको फ्रूट को देखोगे, इस तरह का फ्रूट होता है, इस तरह का। इसमें कुछ छोटे 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 पोर हो जाते हैं, छोटे 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 होल्स हो जाते हैं। और इसी होल्स में विंड के वजह से, विंड जब भी फ्लो करेगा, विंड जब भी फ्लो करेगा तब ये क्या होगा, मतलब ऑसिलेट करके यहाँ से स्पोर्स वगैरह लार्ज अमाउंट में रिलीज होंगे और ग्रुप में रिलीज होते हैं। इसको ही सेंसर मैकेनिज्म कहा जाता है, जो पापाभरासी फैमिली में पाया जाता है, और खास करके ओपियम पोपी, पापाभर सोमनीफेरम में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंटीग्रेशन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ एन एरिया कॉन्स्टिट्यूट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सो हमारा पूछा है कि जब भी इंटीग्रेट करेंगे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को, एनवायरमेंट का बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी, इकोसिस्टम, कम्युनिटी स्टडी या सोइल साइंस। इसका राइट आंसर है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक। बाकी इकोलॉजी तो पूरा हमारा होल एनवायरमेंट का ही स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। कम्युनिटी स्टडी तो नहीं होगा, सॉइल साइंस तो अलग हो गया ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द आर्किगोनियम ऑफ जिम्नोस्पर्म लैक। जिम्नोस्पर्म का आर्किगोनियम में क्या नहीं होता? नेक कैनल सेल, यानी कि एनसीसी, VCC, वेंट्रल कैनल सेल, एक्सेल, जैकेट। देखिए, खास करके जिम्नोस्पर्म में, जो लोअर जिम्नोस्पर्म में, उनमें उनमें ही सिर्फ आर्किगोनियम पाया जाता है। बाकी जो हायर जिम्नोस्पर्म में, उनमें नहीं पाया जाता। ये चीज़ ध्यान रखिए। हायर जिम्नोस्पर्म जैसे कि नेटम हो गए, इनमें आपको आर्किगोनियम एब्सेंट देखने को मिलेगा। अगर प्रेजेंट मिलेगा तो साइकस स्पाइनस में, और वहां पे भी एब्सेंट कौन होगा? नेक कैनल सेल वहां पे एब्सेंट होगा, नेक कैनल सेल वहां पे नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae आर सिमिलर ड्यू टू। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae में क्या सिमिलरिटी होता है? प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, केमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड। मैं बता दूं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae दोनों के दोनों को प्रोकैरियोटिक सेल या फिर प्रोकैरियोट्स कंसिडर किया जाता है। प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स कंसिडर किया जाता है। और हमें बेहतर तरीके से मालूम है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसके जगह कौन प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड और जेनोफोर भी जिसको कहा जाता है, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन में मैं बता दूं, प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो एब्सेंट होगा ही होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट का ये कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है। ये यूकैरियोट में पाए जाते हैं, जो ऑर्गेनेल वगैरह यूकैरियोट में पाए जाते हैं। केमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ब्लू ग्रीन algae का तो नहीं होगा, क्योंकि ब्लू ग्रीन algae फोटोसिंथेसिस करते हैं। केमोसिंथेसिस कौन
कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं, तो ये बैक्टीरिया का कैरेक्टर होगा, तो ये वाला भी कट गया, कैंसिल हो गया। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, हमारा ब्लू ग्रीन algae में तो फ्लैजेला होता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है, यानी कि इसमें ए बी सी बैक्टीरिया के ऊपर किसी के ऊपर लागू हो रहा है, तो किसके कहीं कहीं पे बिल्कुल दोनों में ही लागू नहीं हो रहा है। बट हमारा जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae, इसका जो ऑप्शन डी है दोनों के ऊपर लागू हो रहा है, ये वाला ऑप्शन, यानी कि दोनों में न्यूक्लियोइड पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास, अपराइट यानी इस तरह का पिरामिड जो आपने देखा है, सो ये पिरामिड अपराइट कहा जाता है। द हर्बीवोर्स ऑक्यूपाई द पोजीशन, हर्बीवोर्स कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, सो राइट आंसर इज सेकंड। देखिए सबसे बेस वाला हमेशा, बेस वाला किसके लिए रिजर्व रहता है, वो रहता है प्रोड्यूसर के लिए। और प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम करता है, इमीडिएट कौन कंज्यूम करता है, वो करता है हमारा हर्बीवोर। याद रखिए जो हर्ब को खाते हैं उसको हर्बीवोरस कहते हैं ना, जो प्लांट को खाते हैं यानी कि प्रोड्यूसर को खाते हैं उनको हर्बीवोर कहा जाता है। और तो ये हमारा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को ही ऑक्यूपाई करते हैं, याद रखिएगा, चाहे वो बायोमास हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे जो भी हो, वो हमेशा हर्बीवोर को दिया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रांच स्टामेन, मैं इसको हटा दूं, ब्रांच स्टामेन्स आर फाउंड इन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये बार बार बहुत बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है। ब्रांच स्टामेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है यूफोर्बियासी फैमिली में, ठीक है। और यूफोर्बियासी फैमिली का सिर्फ एक मेंबर में पाया जाता है, और वो है कौन, रिक्सिनस यूफोर्बिया कॉक्सिनिया हिबिस्कस, वो है रिक्सिनस। याद रखिएगा यूफोर्बियासी फैमिली का एक मेंबर जो है रिक्सिनस कम्युनिस, ठीक है, जिसको जड़ा गच्छ भी बोलते हैं उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में इसको जड़ा गच्छ बोलते हैं। उसका उसमें आप लोगों को ब्रांच स्टामेन देखने को मिलेगा। किस तरह से, देखिए इस तरह से स्टामेन तो देखे होंगे, इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे स्टामेन वगैरह ब्रांच होंगे, ये रहे आंथर, इस तरह से ब्रांच स्टामेन आपको रिक्सिनस कम्युनिस में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक रेगमा बोल के रेगमा मैकेनिज्म होता है, फ्रूट होता है रेगमा, यानी कि वायलेंटली पूरा डिस्पर्स करता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये यूफोर्बियासी फैमिली का कैरेक्टर है जो रेगमा फ्रूट बोले। Which of the following is not a lipid soluble photosynthetic pigment, इनमें से कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जिस जो कि लिपिड सोल्यूबल नहीं है, क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल। सो राइट आंसर इज फाइकोबिलिन। याद रखिएगा क्लोरोफिल एक लिपिड सोल्यूबल है क्योंकि लिपिड से बना हुआ है, कैरोटीनॉइड भी हमारा लिपिड सोल्यूबल है, ज़ैंथोफिल भी हमारा लिपिड सोल्यूबल है, सिर्फ और सिर्फ फाइकोबिलिन है जो कि वाटर सोल्यूबल है, ये याद रखिएगा, ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाइप्लोडाइजेशन इन पक्सिनिया ग्रामिनीस अकर्स इन, यानी कि पक्सिनिया ग्रामिनीस एक फंगस है जो कि हमारा ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट करता है, तो उसमें जो ब्लैक डिप्लोइडाइजेशन होता है वो कौन से स्पोर के स्पोर में होता है, यूरिडोस्पोर में, टेल्यूडोस्पोर में, बेसिडियोस्पोर में, एसिडियोस्पोर में। सो राइट आंसर इज टेल्यूडोस्पोर में। आप लोगों को याद होगा टेल्यूडोस्पोर यूरिडोस्पोर के बाद में फॉर्मेशन होता है, यूरिडोस्पोर देता है हमारा टेल्यूडोस्पोर, जहाँ पे हमें इस तरह का स्ट्रक्चर इजीली देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियस होते हैं ना, जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन के जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच में फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन होके एक हमारा ये डाइप्लोडाइजेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बाद में हमारा बेसिडियोस्पोर मियोसिस कर बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन होता है, और बेसिडियोस्पोर में मियोसिस होके हमारा क्या होता है, टोटल 4 सेल इस तरह से निकलते हैं, प्लस वाले 2, माइनस वाले 2, ठीक है। ये बेसिडियोस्पोर बाद का प्रोसेस है। बाकी टेलिडोस्पोर में यहाँ पे फ्यूजन हो जाता है वो जो दो डिफरेंट स्टेन ऑफ न्यूक्लियस के बीच में, और उसी को ही डाइप्लोडाइजेशन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स मैलिक एसिड फॉर्मेशन अकर्स इन द सेल्स ऑफ, पूछा है कि लीव्स ऑफ C4 प्लांट में जो मैलिक एसिड फॉर्मेशन होता है वो किस सेल में होता है, मेजोफिल सेल में, एपिडर्मिस में, बंडल सिथ सेल में, या फिर फ्लोएम में। ये होता है हमारा मेजोफिल सेल में होता है। याद रखिए जब भी हमारा PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट हमारा CO2 के साथ कंबाइन करता है, ये देता है हमें OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में। तो मैलिक एसिड एंटर करता है बाद में कहाँ पे, हमारा बंडल सिथ सेल में, ताकि ये C3 साइकिल कर सके, ठीक है। तो उसके बाद एस्पार्टिक एसिड भी फिर से चेंज हो जाता है मैलिक एसिड में, और ये फिर से बंडल सिथ सेल में चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट आर्टिफिशियल एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज ए वाज सिंथेसाइज्ड बाय, जो पहला आर्टिफिशियल एंजाइम यानी कि राइबोन्यूक्लियेज ए, ये एक प्रोटीन है, याद रखिए ये एक प्रोटीन है, लेकिन राइबोन्यूक्लियेज पी है वो है RNA,
मैं बता दूं, रुकिए मैं बता दे रहा हूँ। सो प्रोटीन है ये एक एंजाइम, बिकॉज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, वी नो दैट एक्सेप्ट राइबोजाइम्स, ठीक है, एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। सो यहाँ पे पूछा है राइबोन्यूक्लियस ए को पहला जो आर्टिफिशियल एंजाइम किन्होंने सिंथेसाइज किया था। मेसीफील्ड आरबी, ये नाम थोड़ा गलत है, ये होगा मेरीफील्ड आरबी, रॉबर्ट ब्रूस मेरीफील्ड, ठीक है, मेरीफील्ड, आई होगा यहाँ पे, स्पेलिंग गलत दिया है, मेसीफील्ड दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं बाकी। गुट्टे बी, लुइस पैस्चर, गुट्टे बी एंड मेसीफील्ड आरबी। सो ये राइट आंसर होगा हमारा मेरीफील्ड आरबी, ये होगा हमारा, इन्होंने हमारा पहला फर्स्ट आर्टिफिशियल एंजाइम राइबोन्यूक्लियस ए को सिंथेसाइज किया था, ठीक है, और उनका पूरा नाम है रॉबर्ट ब्रूस मेरीफील्ड। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग ट्राइफोलियम प्रेटेंस ट्रिटिकम स्पेल्टा गोसिपियम हिर्सिटम साइनोडोन डैक्टाइलॉन, which of the following, which of the above species are allopolyploid। अच्छा, allopolyploid का एग्जांपल पूछ रहा है। allopolyploid किस किस में देखने को मिलता है? टोबैको में देखने को मिलता है, उसके बाद हमारा ब्रासिका में देखने को मिलता है, उसके बाद हमारा कॉटन में देखने को मिलता है, उसके बाद हमारा ट्रिटिकम यानी व्हीट में देखने को मिलता है, ठीक है। सो इनमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रिटिकम और गोसिपियम, साइनोडोन में नहीं, ट्राइफोलियम में नहीं। सो ये हो गया 2 और 3, कौन सा वाला, 1 2 2 3 1 3 2 4, सो ये वाला राइट आंसर है 2 3, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डबल फर्टिलाइजेशन दो टू मेल गैमेट्स फ्यूज विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जो दो मेल गैमेट होते हैं वो किसके साथ फ्यूज करते हैं, जो जिसमें हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं ना, डबल यानी 2 बार फ्यूजन होगा। सो मैं बता दूं, एक मेल गैमेट पहले तो जाके एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, ये तो एक फ्यूजन हुआ। उसके बाद दूसरा मेल गैमेट वो जाके फ्यूज होता है हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि पोलर न्यूक्लियर के फ्यूजन से बनता है, और ये बनाता है एंडोस्पर्म, जिसको हम PEN अभी के लिए लिख दे रहे हैं, जो कि बाद में एंडोस्पर्म ही बनेगा। सो यहाँ पे क्या होगा, एग एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। देखिए, एग एंड एंटीपोडल तो नहीं होगा, ये गलत हो गया, एग एंड सिनर्जिड ये भी गलत हो गया, एग एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस ये हमारा सही हो गया, नॉन ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता। सो एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होता है, दूसरा मेल गैमेट हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड। वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस कहाँ पे मिलता है, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हो गया। लामियासी, मालवासी, एपियासी, ओलियासी, ये हमारा मिलता है लामियासी, और जिसका पिछला पुराना नाम क्या था, लाबियाटी, अब ये हट गया है, ठीक है। अभी आपको नए बुक में ये लाबियाटी वगैरह नाम नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डिस्कार्ड कर दिया गया है। फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा कोई कोई पुराने बुक में अभी भी देखने को मिल रहा है। वर्टिसिलास्टर क्या है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, याद रखिए ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, जो कि लामियासी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसी तरह सियाथियम हो गया एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, हाइपनथोडियम एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रेड लिस्ट कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज आर गिवन बाय। रेड लिस्ट कैटेगरी यानी कि रेड डाटा बुक नहीं, तो वो कौन दिए थे, WWF कौन दिया था, WWF ने, IUCN ने, ICSU ने, यूनेप ने। सो ये दिए थे IUCN, और IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये पूरा नाम याद रखिएगा, नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स, इंटरनेशनल यूनियन फोर होगा, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, वो IUCN ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैप्लॉइड प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। हैप्लॉइड प्लांट कहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं, पोलन कल्चर से, कॉटिलिडन कल्चर से, एम्ब्रियो कल्चर से, मेरिस्टेम कल्चर से। सो ये इसका राइट आंसर है पोलन कल्चर, क्योंकि पोलन होता है हैप्लॉइड। और मैं ये भी एक चीज बता दूं, आंथर कल्चर से भी हो सकता है, ठीक है, आंथर कल्चर से भी हैप्लॉइड प्लांट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कि पहला हैप्लॉइड प्लांट। एक और क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकता है, मैं बता दूं, फर्स्ट हैप्लॉइड प्लांट कौन था, पूछ सकता है, फर्स्ट हैप्लॉइड प्लांट कौन था।
वो था जिसको बनाया गया था प्लांट टिश्यू कल्चर, वो था दातुरा, दातुरा इनॉक्सिया, दातुरा इनॉक्सिया, याद रखिए। ठीक है, ये आंथर कल्चर करके बनाया गया था फर्स्ट हैप्लॉइड प्लांट। ठीक है, और यहाँ पे पोलन कल्चर से भी हैप्लॉइड बनाया जा सकता है, क्योंकि कॉटिलीडन, एम्ब्रियो, मेरिस्टेम, ये सब के सब डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, इनसे अगर करोगे तो डिप्लॉइड प्लांट बनेंगे, और सिर्फ पोलन से करोगे तो उसको हैप्लॉइड प्लांट ही आपको मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी वर डेवलप्ड बाय, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कौन से ऑथर ने डेवलप किया था? एंग्लर एंड प्रांटल, बेंथम एंड हुकर, बेंथम लिखा है, ये गलत है, बेंथम होगा। ठीक है, बेंथम, BENTHAM, काफ़ी ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसको आप थोड़ा सा क्लियरली देखिएगा। उसके बाद स्नीथ एंड सोकल, ताक्ताजान एंड कॉन्क्वेस्ट। सो देखिए, एंग्लर एंड प्रांटल ने तो फाइलोजेनेटिक दिया था, उसके बाद बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल दिया था, स्नीथ एंड सोकल ने हमारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी दिया था, पीटर स्नीथ एंड रॉबर्ट सोकल। ठीक है, पूरा नाम लिखिएगा, पीटर स्नीथ, पीटर स्नीथ एंड रॉबर्ट सोकल। सोकल भी नहीं होगा, सोकाल होगा, ये भी गलत है, रॉबर्ट सोकाल होगा, सोकाल, AAL। ठीक है, सोकल नहीं, यू नहीं होगा। तो इन्होंने दिया था हमारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को डेवलप किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रपोज नेचुरल सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन? अभी मैंने बोला किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने। ताक्ताजान, कॉन्क्वेस्ट, वेस्टी ने हमारा फाइलोजेनेटिक, कोई कोई हमारा आर्टिफिशियल, ये सब दिए थे, लेकिन बेंथम एंड हुकर ने हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिटवीन टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम एंड देयर डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे हमें लिस्ट 1 को 2 के साथ मैच करना है। मेटासेंट्रिक होता है मिडिल में, ये वाला हो गया 3, A3। देखिए फिर से वही सिचुएशन आ गया, एक ही ऑप्शन को करेक्ट करके एक ही मैचिंग करने से हमारा आंसर निकल आया, वो है हमारा 3। क्योंकि देखिए बाकी A B D मैच नहीं कर रहे, तो कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, इसलिए बाकी सारा भी देख लेते हैं। ये हो गया हमारा मेटासेंट्रिक, याद रखिए पूरा बीच में होगा, क्रोमोसोम का बीच में मेटासेंट्रिक। थोड़ा सा ऊपर होगा, या फिर कोई एक साइड में थोड़ा सा, मैं इस तरह से बना दे रहा हूँ, कोई एक साइड में थोड़ा सा ज़्यादा सेंट्रोमियर का पोजीशन बदल गया होगा, तो उसको कहा जाएगा सब मेटासेंट्रिक। अगर मान लीजिए बहुत चला गया साइड में, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है और थोड़ा सा आर्म निकला है, तो उसको कहा जाएगा हमारा एक्रोसेंट्रिक। और मान लीजिए कोई एक आर्म ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रोमियर हो, वो होगा टेलोसेंट्रिक। तो यह होगा हमारा ऑप्शन, देख लेते हैं, चलिए मैच करते हैं। एक्रो सब मेटासेंट्रिक हो गया, स्लाइटली अवे द मिडिल, ये हो गया B4। चलिए ये वाला भी ठीक हो गया। एक्रोसेंट्री हो गया हमारा ऑलमोस्ट नियर द टिप, C2, ये हो गया। चलिए, और टेलोसेंट्री हो गया एट द टिप, ये वाला हो गया। तो यही वाला हमारा राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमर्शियल जूट फाइबर आर, जो कॉमर्शियल जूट फाइबर क्या है? जाइलम फाइबर है, फ्लोएम फाइबर है, इंट्राजाइलरी फाइबर है, या फिर सरफेस फाइबर? ये है हमारा फ्लोएम फाइबर। ठीक है, याद रखिए जूट का पूरा नाम है कॉर्कोरस, जूट का नाम है हमारा कॉर्कोरस कैप्सुलारिस, और इसमें जो फाइबर पाया जाता है वो होता है फ्लोएम फाइबर। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर, सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर। और ये सिर्फ और सिर्फ जूट में नहीं, फ्लाक्स में पाए जाते हैं, फ्लाक्स फाइबर में, हेम्प में पाए जाते हैं। हाँ, हेम्प और जूट, ये तीनों में जो फाइबर होते हैं वो फ्लोएम फाइबर ही होते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि कॉटन में जो फाइबर होते हैं, कॉटन में जो फाइबर होते हैं वो कौन से फाइबर होते हैं? वो होते हैं हमारा सेल्यूलोज फाइबर। ठीक है, सेल्यूलोज फाइबर, कॉटन के बारे में पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कॉयर, जो नारियल का जो है ना, नारियल का जो रस्सी होता है कॉयर, कॉयर किससे बना रहता है? स्क्लेरेनकाइमा से। ठीक है, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन फ्रेमिंग कुछ भी हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The ability of gram-positive bacteria cell to retain gram stain after washing with suitable organic solvent is due to the presence of high amount of, कौन सा मतलब पूछा है कि बैक्टीरिया का जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसका जो कौन सा लेयर है जिसके वजह से ग्राम स्टेन रिटेन कर जाता है? वो फॉस्फोलिपिड लेयर है, लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, या फिर फॉस्फोग्लिसराइड लेयर है? ये है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। याद रखिए यही चीज हमारा रिटर्न करता है ग्राम स्टेन को। बाकी लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर तो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, याद रखिए। इसमें टेकोइक एसिड एब्सेंट होता है, नो टेकोइक एसिड, ये भी याद रखिए, ये नो टेकोइक एसिड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो इसीलिए ये लोग ज़्यादा मतलब क्या रेजिस्टेंट होते हैं, इसीलिए यही मैक्सिमम डिजीज करवाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो इसी की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ एक बहुत मोटा सा लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर होता है, जिसके वजह से कोई भी एंटीबायोटिक्स इसको अटैक नहीं कर पाता, इसको कोई भी हानि नहीं पहुंचा
पाता है। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव होता है उनके पास तो लिपोपोलीसैकेराइड लेयर बहुत ही थिन लेयर का होता है, इसलिए इजीली मतलब एंटीबायोटिक उसको अटैक करके मतलब उसको हार्म पहुंचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे आंसर हो गया पेप्टिडोग्लाइकन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमंग द फॉलोइंग व्हिच प्लांट इज कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ रूट, इनमें से कौन सा प्लांट है जिनके पास रूट कम्प्लीटली एब्सेंट होता है? सेराटोफाइलम, आजोला, हाइड्रिला, साजिटारिया। देखिए आजोला तो हो गया वो वाटर फॉर्म, हाइड्रिला हमारा पूरा सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट, साजिटारिया हमारा थोड़ा सा होता है ना क्या अटस्ट एंड हमारा एबव द सरफेस में उगा हुआ रहता है। सिर्फ और सिर्फ सेराटोफाइलम हो गया जो एक्वाटिक है कंप्लीटली, और इसके पास नो रूट, इसमें रूट नहीं होता, याद रखिए इसमें रूट एब्सेंट होता है। और एक प्लांट है वोल्फिया, उसमें भी नहीं होता, लेकिन ओल्फिया का तो ऑप्शन ही नहीं था, डबल एफ होगा, वोल्फिया, डबल एफ होगा, वोल्फिया में भी नहीं होता। ठीक है, वोल्फिया, और यहाँ पे सेराटोफाइलम इसमें भी नहीं होता, रूट एब्सेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटा इज रेगुलेटेड बाय व्हिच ऑफ द प्रेशर, कौन सा प्रेशर रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, टर्गर नहीं टर्गर होगा, TURGOR, टर्गर प्रेशर, GOR। ठीक है, टर्गर प्रेशर, स्पेलिंग थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है उसको चेक कीजिएगा। वेपर प्रेशर, नॉन ऑफ द अबव, सो इसका राइट आंसर ही है टर्गर प्रेशर। सो टर्गर प्रेशर क्या कहता है, वाटर एंट्री करने से ये फूल जाता है, स्टोमाटा ओपन हो जाता है, यानी टर्जिडिटी बढ़ जाता है। जब वाटर निकल आता है ये फ्लासिड हो जाता है, और जिसके वजह से स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, यानी कि लो टर्गर प्रेशर। और यहाँ पे हाई है, यहाँ पे हाई टर्गर प्रेशर है, और यहाँ पे लो टर्गर प्रेशर। सो कंप्लीटली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को कौन कंट्रोल कर रहा है? टर्गर प्रेशर ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कमर्शियल टिम्बर यील्डिंग प्लांट, जो कमर्शियल टिम्बर वगैरह हमारा जो लकड़ी वगैरह है वो कौन से प्लांट से निकाला जाता है? मोरिंगा ओलिफेरा, टेक्टोना ग्रैंडिस, मांजीफेरा इंडिका, डालबर्गिया सिसो। टेक्टोना ग्रैंडिस यानी टिक, ठीक है टिक, मांजीफेरा इंडिका यानी मैंगो, उसके बाद डालबर्गिया सिसो यानी सीसम, हिंदी में इसको सीसम बोलते हैं, उड़ीसा में इसको सिसु गछ बोला जाता है। ठीक है, सीसम। और हाँ हमारा मोरिंगा ओलिफेरा ये तो हमारा ड्रमस्टिक हो गया, ड्रमस्टिक हो गया। ठीक है, छुई मुई बोलते हैं शायद हिंदी में, मुझे तो नहीं मालूम, हमारा उड़ीसा में इसको छुई बोलते हैं, लेकिन ड्रमस्टिक हो गया। तो अभी इनमें से तो इजी हो गया, हमारा आंसर कौन सा है? मोरिंगा, मोरिंगा ओलिफेरा जो हमारा ड्रमस्टिक है, इसको इसका लकड़ी को तो कभी भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि इतना कमजोर होता है, इसको तो हाथ से भी तोड़ने से टूट जाता है। बाकी जितने भी प्लांट हो गए, ट्री हो गए, उनका जो लकड़ी है बहुत ही मजबूत होता है, फर्नीचर वगैरह मेकिंग के लिए यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन किस साइंटिस्ट ने पहले रिपोर्ट किया था? हांस्टेन ने, ये तो हमारे हांस्टेन ने हिस्टोजन थ्योरी दिया था, एनाटॉमी का हिस्टोजन थ्योरी। नायरनबर्ग खोरा ने, ये तो जेनेटिक कोड के साथ रिलेटेड। वाटसन एंड क्रिक हमारे डीएनए के साथ रिलेटेड, यानी कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिए थे। सिर्फ और सिर्फ कोलर एंड मिल्स्टन इन्होंने दिया था। ठीक है, इन्होंने प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन किया था, जिसको हमने क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइब्रिडोमा, हाइब्रिडोमा टेक्निक, हाइब्रिडोमा टेक्निक, हाइब्रिडोमा टेक्निक। ठीक है, सो ये इन्होंने हमारा प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन को फर्स्ट रिपोर्ट किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, आप चाहो तो ये इसको कैंसिल आउट करके भी ऐसे भी निकाल सकते हो, ABC कैंसिल आउट कर दिए तो ऑटोमेटिकली यही हमारा आंसर बचता है। कैंसिल आउट फेनोमेना तब किया जाता है जब आप लोगों को मतलब मैक्सिमम राइट आंसर में कंफ्यूजन होता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, उस केस में हमारा कैंसिल आउट किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम केस में हम सही आंसर को इसी तरह से ही निकालते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सा वाला सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? फॉस्फोलिपिड तो है, ग्लाइकोलिपिड तो है, प्रोलिन ये का अमीनो एसिड है ये नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ये भी है। सो ये होगा हमारा राइट आंसर, अमीनो एसिड प्रोलिन हमारा सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। सो दिस इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि PCR का करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। PCR में पहले होता है डीनेचुरेशन, उसके बाद होता है एनिलिंग, उसके बाद होता है एक्सटेंशन। देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन है। एनिलिंग, डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, ये वाला तो नहीं होगा। डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, एनिलिंग, ये वाला भी नहीं होगा। डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, ये वाला राइट आंसर है। बाकी एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, एनिलिंग ये भी नहीं है। समझ में आया? आप समझ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्सिनोट्रोपोस ओव्यूल इज फाउंड इन, कार्सिनोट्रोपोस यानी जहाँ पे जो फ्यूनिकुलस होता है वो पूरा इस तरह से एम्ब्रियो साक को पूरा हमारा क्या कर लेता है, कंप्लीटली कॉइल कर लेता है। ठीक है, 360 पूरा रोटेशन कर लेता है, पूरा घेर घेर देता है। तो वो कहाँ पे पाया जाता है? ओपुंसिया में, पोलीगोनम में, पाइसम में, ब्यूटमस में।
तो ये पाया जाता है हमारा ओपुन्सिया में। ओपुन्सिया में इस ये खास करके पाया जाता है, जो कि इस तरह का कार्सिनोट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है, जहाँ पे पूरा जो फ्यूनिकल है, स्टॉक ऑफ द ओव्यूल पूरा ओव्यूल को घेरे हुए रहता है। चलते हैं नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन? फोटो रेस्पिरेशन यानी C2 साइकिल। C2 साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट कौन है? ग्लाइकोलिक एसिड, सरीन, सीरीन, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ग्लाइसिन। सो ये होगा हमारा फॉस्फोग्लाइकोलेट। देखिए, जब भी क्या होता है, रूबिस को हमारा ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है, रूबिस को ऑक्सीजनेज की तरह अगर काम करता है, तब ये CO2 को लेने की जगह क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। और ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के बाद जो पहला प्रोडक्ट बनाता है वो होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट जो होता है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, ये इमिडिएटली चेंज होता है ग्लाइकोलेट को, ग्लाइकोलेट में बदल जाता है। और ये C2 साइकिल हमारे तीन मेन ऑर्गेनल में होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिजम, माइटोकॉन्ड्रिया। CPM, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिजम, माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following pteridophyte stem exhibit both xerophytic and hydrophytic characteristics? इनमें से कौन सा टेरिडोफाइट है जिसके पास बोथ जेरोफाइटिक और हाइड्रोफाइटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है? मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, सिलाजिना। सो राइट आंसर इज इक्विसिटम। देखिए, इक्विसिटम एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें आपको रिजेस ग्रुप्स इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि एक है हमारा जेरोफाइटिक कैरेक्टर, साथ में सनकेन स्टोमाटा, डीपली सीटेड स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत ही डीप में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से डीपली सीटेड स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक जेरोफाइटिक कैरेक्टर हो गया। इसके साथ हाइड्रोफाइटिक कैरेक्टर क्या हो गया, इसमें एयर कैविटीज, एयर चैम्बर्स देखने को मिलता है, इस तरह से एयर चैम्बर देखने को मिलता है, इसीलिए ये दोनों का दोनों कैरेक्टर दिखाता है। और इसमें जो सेल वॉल है ना, इस सेल वॉल में हमें सिलिका डिपोजिशन देखने को मिलता है, ये भी याद रखिएगा, यूनिक फीचर है ये सिलिका डिपोजिशन। और भी मतलब बहुत सारे यूनिक पॉइंट इसमें है। इसमें स्पून शेप्ड डिलाटर्स देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following is an invasive alien species? इनमें से कौन सा इन्वेजिव मतलब कब्जा करने वाला एलियन स्पीसीज है? हेलियांथा साइनस यानी सनफ्लावर, सनफ्लावर। उसके बाद ओराइजा सटाइवा यानी कि राइस। उसके बाद लैंटाना कैमरा, इसको उड़ीसा में पुटुस कहते हैं, पुटुस, ठीक है। और ये हो गया साकारम ऑफिसर, सुगार, सुगार केन, सुगार केन। तो इनमें चारों में से कौन सा वाला एलियन स्पीसीज है इन्वेजिव? वो तो है हमारा पुटुस यानी कि लांटाना कामरा, जिसका दूसरा नाम है लांटाना इंडिका। यही है, ये एक ऐसा लोता मतलब ऐसा एक वीड्स भी कह सकते हैं, इस तरह का एक स्पीसीज है जो कि मतलब बस आपको इंडिया में हर कहीं पे देखने को मिलेगा। और ये ज़्यादातर न्यूट्रिशन छीन लेता है, कोई कोई दूसरा प्लांट का क्रॉप फील्ड में अगर उगता है तो उसका न्यूट्रिशन ले लेता है, इसलिए ये थोड़ा सा मतलब क्या है, वीड भी कह सकते हैं इसको, ये ज़्यादातर वीड्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, वीड्स वगैरह होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्यूडो एम्ब्रियोसैक इज फाउंड इन। एम्ब्रियोसैक, स्यूडो एम्ब्रियोसैक क्या होता है, मतलब एक ऐसा हमारा हो गया ओव्यूल जिसमें क्या है, एम्ब्रियोसैक जो मेगास्पोर होता है उसके नीचे जो ओव्यूल होता है वो थोड़ा सा एक्सटेंड करके हमारा पूरा जो गैमेटोफाइट होता है उसको कवर अप कर लेता है, उसी को ही हमारा स्यूडो एम्ब्रियोसैक कहते हैं। और ये पाया जाता है पोडोस्टेमासी फैमिली में, यानी कि पोडोस्टेमन में पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइकेंस रिप्रोड्यूस बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? लाइकेंस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? कोनिडिया से, गोनिडिया से, ओइडिया से, सोरेडिया से। सो राइट आंसर इज सोरेडिया, क्योंकि कोनिडिया तो हमारा पेनिसिलियम एंड आस्परजिलस में पाया जाता है, एसेक्सुअल फोर। गोनिडिया हमारा वोल्वॉक्स में पाया जाता है, ये तो आल्गी हो गया। ओइडिया हमारा फंगस में भी पाया जाता है, फंगस या फिर आल्गी में पाया जाता है। और जो बच्चा हमारा सोरेडिया, ये क्या है, छोटा सा प्रोपोग्यूल होता है आल्गी का, जिसको घेरे हुए रहते हैं हमारे कुछ फंगल हाइफी, और ये जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे लाइकेन बनाते हैं। तो ये एक तरह का क्या हो गया, हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ आल्गी, ऑफ लाइकेन, ठीक है, लाइकेन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ सॉइल प्रोफाइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर? वो तो होता है ओ रीजन, ऑर्गेनिक मैटर रीजन, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया, A1 रीजन, A2 रीजन, बी होराइजन, सी होराइजन। सो राइट आंसर ये होगा हमारा A1, जो सबसे पहला जो लेयर होगा ये, मान लीजिए ये हो गया A1, इसके बाद ये A2, और उसके ठीक नीचे हमारा आएंगे बी वाला रीजन, उसके ठीक नीचे आएगा हमारा सी वाला रीजन, उसके ठीक नीचे आएगा हमारा डी रीजन, ई रीजन, आर रीजन, इस तरह से होते हैं। लेकिन सबसे जो ऑर्गेनिक मैटर वाला डिपॉजिट इसमें होते हैं। ओ रीजन में हमारा ह्यूमस फॉर्मेशन होता है, ये वाला ओ रीजन है, ओ रीजन में हमारा ह्यूमस फॉर्मेशन होता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये हम यहाँ पे एंड कर देंगे 75 पे। बाकी जो नेक्स्ट देखेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट एक बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पूछा है कीस्टोन स्पीसीज इन मेनी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज। कीस्टोन स्पीसीज क्या है पहले जान लेते हैं। एक ऐसा स्पीसीज होगा जो कि उस इकोसिस्टम को कंट्रोल करेगा, उस इकोसिस्टम को कंट्रोल करेगा, यानी कि उसको अगर मैं हटा दूं ना, ये इकोसिस्टम क्या करेगा, पूरा कोलैप्स हो जाएगा। इस तरह से मतलब ये फंक्शनली इतना इंपॉर्टेंट है उस इकोसिस्टम के लिए। तो उसका एग्जांपल कौन है, मैनी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कौन है, फाइकस है, पाइनस है, सैपिंडस है, साइनोडोन है, वो है फाइकस। देखिए फाइकस जो ट्री है, फाइकस ट्री, उसमें बहुत सारे ऐसे फ्रूट ईटिंग बर्ड वगैरह हो गए, फ्रूट ईटिंग बर्ड वगैरह हो गए, तो जो डिपेंड कर रहे हैं फाइकस ट्री के ऊपर। उसके साथ साथ उसके ऊपर जो डिपेंड कर रहे हैं, जो बर्ड हो गया, उसके ऊपर जो भी मतलब ऑर्गेनिज्म डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर मैं एक तरह से अगर ये ट्री को ही हटा दूं, तो वो बर्ड मर जाएंगे, उस बर्ड को खाने वाला जो ऑर्गेनिज्म वो मर जाएगा। इस हिसाब से पूरा का पूरा हमारा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। सो आज हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में बाकी पूरा इसको कंप्लीट करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को आज कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो। तो सब्सक्राइब करके रखें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।